नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 है उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में चर्चा की थी। 2 वीडियो डाले हमने, तो उन बिंदुओं को पढ़ने के बाद अब हम प्रश्नावली 1.1 उसमें जो 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है? इसने लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, ये है। और क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। P और Q यहाँ पे पूर्णांक है, तो हम देखो क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो वो परिमेय संख्या जो होती है जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखो शून्य है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 0/1। 0 के बटा में 1 ले लो, क्योंकि 0 है उसके हर में भी कुछ लेना पड़ेगा, तो उसके हर में अपन ने क्या ले लिया? 1 ले लिया। अब देखो इस 0 के अंदर 1 का भाग लगाते हैं तो वापिस क्या आता है? 0 ही आता है। इसका मतलब हम 0 में 1 का भाग लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मान है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। 0 का 1 भाग लगा रहे हैं तो वापिस क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब मान में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसके अंदर 1 का भाग लगा सकते हैं। तो अब ये P/Q के रूप में हुआ, जहाँ पे P का मान क्या रहेगा? 0 और Q का मान क्या होगा? 1। परिमेय संख्या में कंडीशन क्या होती है? P/Q के रूप में हो जहाँ पे Q ≠ 0, मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0/1 के रूप में जो नीचे 1 है वहाँ पे 0 का मान नहीं आना चाहिए। तो ये P/Q के रूप में है, इसका मतलब हम 0 को क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका P/Q रूप होगा 0/1, जहाँ पे P का मान है वो 0 होगा और Q का मान है वो 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्य को क्या संख्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे, और इसे 0/1 के रूप में लिखेंगे तो वो P/Q का रूप आएगा। तो ये इसका फर्स्ट सवाल था। इसके बाद में इसका सेकंड सवाल देखो, इसके बाद में सेकंड सवाल दे रखा है इसका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो 3 और 4 इन दोनों अंकों के बीच में अपने को 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 परिमेय संख्याएं चाहिए तो अपन उससे एक ज़्यादा लेंगे। क्या लेंगे? एक ज़्यादा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 है, उसको मैं 7 से अंश में और हर में ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। इसी प्रकार से 4 है, उसको भी 7 से ऊपर भी गुणा करना और नीचे भी करना है। अब 7 से ही क्यों करना है ये पता लगा, क्योंकि अपने को 6 परिमेय संख्या पूछी थी तो उससे एक ज़्यादा लेंगे। ठीक है, जितनी भी पूछे उससे एक ज़्यादा ले लेंगे। 5 पूछे तो 6 ले लेंगे, 6 पूछे तो 7 ले लेंगे, 7 पूछे तो 8 ले लेंगे। इसको अंश और हर दोनों साइड में गुणा कर दो। 7 का 3 से गुणा किया 21 आ गए बटा में 7, और इधर 7 का 4 से गुणा किया तो 28 आ गए और बटा में 7। अब देखो इनके पीछे 6 परिमेय संख्याएं पूछी थी, तो अपने पास में 6 परिमेय संख्याएं मिलेगी। यहाँ पे ये 22/7, मैं थोड़ा सा साइड में लिख दूँ उसको। ये है 21/7 और ये है 28/7। तो इनके बीच में 6 परिमेय कौन सी आएगी? 22/7 आएगी, 23/7 आएगी, 24/7 आएगी, 25/7 आएगी, 26/7 आएगी, 27/7 आएगी। तो ये देखो 6 परिमेय संख्याएं हैं वो इन दोनों के बीच में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से 3 और 4 है उनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब इसके बीच में 5 संख्याएं बच जाती हैं। पहली संख्या 3/5 है और दूसरी संख्या 4/5 है। अब देखो दोनों के नीचे 5 ले रखा है, अपने को 5 संख्याएं निकालनी है। कितनी संख्या? 5। तो एक बार अपन इनको क्या करते हैं? 10 से गुणा कर देते हैं, दोनों की सेम संख्याओं से गुणा करते हैं। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? देखो 5 से गुणा कर 5 संख्याएं हैं तो अपने बीच में इनके बीच में 5 संख्या ऐसी मिलनी चाहिए जो क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो इन दोनों को 10 से गुणा किया तो कितना है? 30, और इसको गुणा करके किया तो कितना है? 50। यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया तो कितना है? 40, और इन दोनों को गुणा किया तो बीच में कितना है? 50। इधर वाले हो गए 30/50 और ये हो गया 40/50। अब इनके बीच में 5 संख्याएं पूछी थी, तो यहाँ पे 31/50 आएगा, 32/50 आएगा,
33/50 आएगा, 34/50 आएगा और 35/50 आएगा। मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं इनके बीच में, अपने को केवल 5 पूछी थी, ठीक है। 37/50 आएगा, 38/50 आएगा, 39/50 आएगा और 40/50 आएगा। तो अपने को कोई भी 5 संख्या इनमें से लिख देनी है। 5 संख्या पूछिए ना, तो इनके बीच में लगभग 10 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 संख्याएं इनके बीच में है, जिसमें से कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हैं। और देखो इसमें करने का तरीका ये था कि अपन अंश है उनके बीच में गैप देखना है और दोनों खैर है उनको बराबर करना है। तो ये 5 क्रमिक संख्याएं आपके 3/5 और 4/5 के बीच में ज्ञात होगी। देखो इसमें जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है, नीचे दिए गए कथन तो सत्य है या असत्य, मतलब सही या गलत है वो बताना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या मैंने पहले जो बिंदु बताए थे उनमें बताया था कि जो 1 से शुरू होती है और लास्ट तक जाती है, 1 से शुरू होकर जो लास्ट तक जाती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। इन संख्याओं का उपयोग किसी भी वस्तु को गिनने में, कोई टेबल है, वस्तु है, काउंट है, उनको काउंटिंग करने के लिए इनको काम मिलते हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? यदि इसमें 0 और शामिल करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 करें तो इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो देखो प्राकृत संख्या थी आपके 1 से स्टार्ट और पूर्ण संख्या हो रही है 0 से स्टार्ट। तो प्राकृत संख्या है, हर एक प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या थी पहले वाली वो सारी की सारी पूर्ण संख्या में शामिल है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सत्य, ठीक है। ये सही बात है, प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है। इसके बाद में दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, ये बात गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? -2 होते हैं, -3 होते हैं, -4 होते हैं, ये सब आते हैं। और फिर यहाँ से देखो मैं संख्या रेखा पे लिख के बता देता हूँ इसको। संख्या रेखा ये होती है, बीच में 0 आता है, इधर दाईं साइड में प्लस की संख्या आती है और इधर आती है माइनस की संख्या, ठीक है। तो देखो 0 है, उसके इधर वाली साइड में प्लस वाली संख्या आएंगी, जो कि 1 2 3 4 है, ये प्राकृत संख्या है। 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या है और उसके बाद में इधर आ जाती है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक का वो एक पूर्ण संख्या होगी क्या? ये बात गलत है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण संख्या तो यहाँ से आगे वाली है, पूर्ण संख्या 0 और 0 से आगे वाली पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक है वो पीछे रह गए, पूर्णांक वो 0 पूर्ण संख्या के अंदर शामिल नहीं है। तो ये बात क्या है? असत्य है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक इधर वाले भी होते हैं और इधर वाले भी होते हैं। ये बोल रहा है सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या में होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्लस के पूर्णांक है वो और 0 ये मिलकर ही पूर्ण संख्या बनती है। माइनस की जो संख्याएं हैं, माइनस के जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होंगे, तो ये बात गलत है। इसके बाद में देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती है? 1/2 3/5 जो बटा के रूप में आ रही है वो परिमेय संख्या है, जैसे कि 7/9, ये सब परिमेय संख्या है। तो ये बोल रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। जैसे कि 0 है, इसके बीच बाद में 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो 0 और 1 इसके बीच में 1/2 भी आता है, मतलब 0 और 1 है उसके बीच में आधा भी आता है, आधा आता है तो 1/2 है। ये 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 मतलब कंप्लीट जो संख्या है वो ही पूर्ण संख्या आती है। जो बटे वाली संख्या है या पॉइंट वाली संख्या है वो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो ये बात गलत है, परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या में नहीं होती है। तो ये बात है वो भी असत्य हो गई है। तो देखो जिसके भी ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई है, जिस किसी को ये समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।